वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 22 अक्टूबर 2021 और 22 अक्टूबर 2021 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जो पिछले वीडियो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था सबसे पहले उसे देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि हाल ही में बीसीसीआई ने निम्नलिखित में से किसे इंडिया क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है। कंप्लीट जानकारी यहां से मैंने आपको दिया था और इसका राइट आंसर बताया था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राहुल द्रविड़ को अभी हाल ही में इंडिया क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। तो यहां पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। सभी लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर किया और अधिकतर लोगों ने इस बारे में डिटेल में लिखा। तो जो भी प्रश्न आप लोगों से वीडियो में पूछा जाता है आप लोग से लिखिए और विस्तार पूर्वक लिखा कीजिए। और यहाँ पर आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो जनवरी से लेकर के अब तक यूं ही करंट अफेयर्स के वीडियो चैनल पर अपलोड है, आप जाकर प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। और रही बात यहाँ पे पीडीएफ की, तो जनवरी से लेकर के अब तक के सारे माह के करंट अफेयर्स का पीडीएफ का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से सारे मंथ के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए अब यहाँ पर हम सीधे चलते हैं पहले प्रश्न पे। एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा और जो इनसे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट्स होंगे वो भी आपको बताऊंगा। आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और जो वीडियो के अंत में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो यहां पर आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में पटना हाईकोर्ट में कितने जजों ने शपथ ग्रहण किया है। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यहां पर मैं आपको इनसे रिलेटेड कंप्लीट जानकारी दूंगा। सबसे पहले यहां पर ध्यान रखिए, इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 7 जजों ने अभी हाल ही में शपथ ग्रहण किया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर इसका राइट आंसर होगा। अब यहां पर आपको बता दूं कि हाल ही में पटना हाईकोर्ट में अन्य राज्यों के हाईकोर्ट से स्थानांतरित होकर आए 3 जजों और अधिवक्ता कोटे से 4 नवनियुक्त जजों ने पटना के शताब्दी भवन में पद व गोपनीयता की शपथ ली है। ये आपको यहां से ध्यान रखना है। और आपको बता दूं कि पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल ने इन सभी न्यायाधीशों को शपथ दिलाई है। ये याद रखिए, अभी वर्तमान समय में पटना हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं ये हैं संजय करोल। अब यहाँ पे अगला जो पॉइंट आप देख रहे हैं कि इन 7 जजों के शपथ लेने के बाद अब पटना हाईकोर्ट में जजों की कुल संख्या 26 हो गई है। आपको याद होगा 2 या 3 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि पटना हाईकोर्ट में जो कार्यरत जज हैं मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर कुल मिलाकर 19 है, जो कि अभी 7 जजों की इसमें वृद्धि हुई है, तो कुल मिलाकर 26 हो गया है। ये आपको यहाँ से याद रखना है। अगर हम अन्य तथ्य की बात करें तो पटना हाईकोर्ट की स्थापना 3 फरवरी 1916 को किया गया था। ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना 3 फरवरी 1916 को पटना हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी। और यहाँ पे पटना की चर्चा हुई तो एक प्रश्न मैं आपको और बता दूं, हालांकि ये मैं ऑलरेडी पहले आपको बता चुका हूं। तो ये प्रश्न है कि हाल ही में पटना में एशिया का पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना की जा रही है। और आपको ये ध्यान रखना है पटना में गंगा नदी के किनारे जो पटना विश्वविद्यालय का परिसर है वहीं पे ये किया जा रहा है। तो कंप्लीट जानकारी यहां से आप लोग याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार सरकार द्वारा अनुरक्षण मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, यह किससे संबंधित है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्रामीण सड़कों की निगरानी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहां पर आपको बता दूं कि हाल ही में बिहार सरकार ने अनुरक्षण मोबाइल ऐप लॉन्च किया है और इस ऐप को गांव की सड़कों की मरम्मत की निगरानी हेतु लॉन्च किया गया है। ये आपको यहां से ध्यान रखना है। इस ऐप का उद्देश्य क्या है, तो ग्रामीण सड़कों की जो मतलब कि मरम्मत का कार्य होता है उसकी निगरानी हेतु लॉन्च किया गया है इस ऐप को। यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि अब ऑनलाइन तरीके से गांव की सड़क निर्माण कार्य की निगरानी की जाएगी और साथ ही साथ इसके ठेकेदारों को भी भुगतान भी इसी ऐप पर अपलोड की गई तस्वीरों के आधार पर किया जाएगा। यानी कि जो कार्य होगा उसका तस्वीर इस ऐप के माध्यम से अपलोड करना होगा, उसके माध्यम से ही ठेकेदारों को भुगतान होगा। ये अभी हाल ही में यह पहले स्टार्ट किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। तो यहाँ से आप कंप्लीट जानकारी याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा तीसरा प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में खगड़िया जिले के किस 2 महिला खिलाड़ियों का चयन 11वां नेशनल जूनियर हॉकी टूर्नामेंट के लिए हुआ है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मीनाक्षी और शिवानी कुमारी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको यहां से ध्यान रखना है इन दोनों का जो चयन हुआ ये 11वां नेशनल जूनियर हॉकी टूर्नामेंट के लिए हुआ और ये बिहार के खगड़िया जिले की रहने वाली है। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि 11वां नेशनल जूनियर हॉकी टूर्नामेंट कहाँ पर आयोजित होगी और ये कब आयोजित होगी। तो कंप्लीट जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हाल ही में खगड़िया जिले की मीनाक्षी और शिवानी कुमारी का चयन नेशनल जूनियर हॉकी टूर्नामेंट में हुआ है और यह राष्ट्रीय स्तर की यह हॉकी प्रतियोगिता 20 से लेकर के 30 अक्टूबर को झारखंड के सिमडेगा जिले में आयोजित होगा। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना। और ये इसका 11वां संस्करण है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये इसका 11वां संस्करण है जिसका उद्घाटन राज्य के मुख्यमंत्री यानी कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किया जाएगा। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पर बात आई है खगड़िया जिले की। तो खगड़िया जिले के बारे में एक और पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर मैंने लिखा अन्य तथ्य में कि वर्ष 2020 में शुरू हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत सर्वप्रथम बिहार के खगड़िया जिले के तेलिहर गांव से हुई थी। ये वाला पॉइंट यहाँ से आप याद रखिए। अब यहाँ जो आप इस इमेज में देख रहे हैं यही है खगड़िया जिले की मीनाक्षी और शिवानी कुमारी, जिनका चयन अभी हाल ही में 11वां नेशनल जूनियर हॉकी टूर्नामेंट में हुआ है।
अब यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा रेल सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिहार के मुंगेर जिले में बिहार राज्य का दूसरा रेल सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। अब आपको इस प्रश्न के बारे में कंप्लीट जानकारी दे दूं, क्योंकि यहाँ से कुछ ऐसे पॉइंट है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि हाल ही में बिहार के मुंगेर जिले में राज्य का दूसरा रेल सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। और आपको यहाँ से ये ध्यान रखना है कि मुंगेर जिले के जमालपुर रतनपुर स्टेशन के बीच में बनने वाले इस रेल सुरंग को ऑस्ट्रेलियन तकनीक से बनाई जा रही है। ये दोनों पॉइंट यहाँ से इंपॉर्टेंट है। ये ऑस्ट्रेलियन तकनीक से इसका निर्माण कार्य किया जा रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि बिहार राज्य का पहला रेल सुरंग कहाँ पर है। तो इस वाले पॉइंट में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बिहार राज्य का पहला रेल सुरंग भी जमालपुर में ही है। और इसका निर्माण जो हुआ था ये 1865 में अंग्रेजों ने करवाया था। तो यहाँ से ये क्लियर होता है कि बिहार में दो रेल सुरंग है और दोनों के दोनों बिहार के मुंगेर जिले के जमालपुर में है। ये यहाँ से याद रखें। और यहाँ पे बात है रेल की, तो भारत में जो रेलवे का प्रचलन हुआ था ये 1853 ईस्वी में पहली बार ये मुंबई से थाने के बीच रेल चली थी। ये तमाम जानकारी यहाँ से आपको याद रखना है। और यहाँ पे देखिए जमालपुर के बारे में एक और पॉइंट को मैंने ऐड किया है, जो कि हालांकि पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो जमालपुर में भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा रेलवे कारखाना स्थापित है। अब यहाँ पे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा पांचवा प्रश्न। यह प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि COP26 की मेजबानी वर्ष 2021 में कौन सा देश करेगा। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यूनाइटेड किंगडम के द्वारा इसकी मेजबानी किया जाएगा। अब यहाँ पे कई सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो तमाम चीज़ों को यहाँ पर हम लोग एकदम से डिटेल में देख लेते हैं। तो इस वर्ष 2021 में 31 अक्टूबर से लेकर के 12 नवंबर तक आयोजित होने वाले COP26 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी यूनाइटेड किंगडम द्वारा की जाएगी। और इसका आयोजन स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में होगा। तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है COP26 का जो इस वर्ष आयोजन होगा इसकी मेजबानी यूनाइटेड किंगडम के द्वारा किया जाएगा। और ये स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में 31 अक्टूबर से लेकर के 12 नवंबर 2021 के बीच में आयोजित होगा। यहाँ से ये जानकारी याद रखिए। और साथ ही साथ इस वाले पॉइंट में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जलवायु परिवर्तन को लेकर के वैश्विक स्तर पर चर्चाएं प्रारंभ हुई थी। जलवायु परिवर्तन को लेकर के ये चर्चाएं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रारंभ हुई थी। और 1972 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में पहला सम्मेलन आयोजित किया गया था। और यह तय हुआ था कि प्रत्येक देश जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए घरेलू नियम बनाएगा जिसको सभी देश फॉलो करेगा। तो ये मतलब कि 1972 में ये सारे निर्णय लिया गया था। और ये तमाम जानकारी यहाँ से आप लोग याद रखिए। और यहाँ पे अगर हम बात करें कॉप का पूर्ण अर्थ क्या होता है, आप जहाँ पे जो देख रहे हैं COP26 है, तो आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कॉप का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर आप इस अंतिम वाले पॉइंट में देख सकते हैं कॉप का पूर्ण रूप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है, जिसका गठन वर्ष 1994 में किया गया था। तो तमाम जानकारी यहाँ से आपको याद रखना है। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि अगर आप घर बैठे बीपीएससी सीडीपीओ जैसे एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो प्ले स्टोर से हमारे बीपीएससी मेकर ऐप को डाउनलोड करें। और वहाँ से आप करंट अफेयर्स और साथ ही साथ जो हमारे स्टडी मटेरियल हैं, जो हमारे ऑनलाइन टेस्ट है और भी बहुत सारे कुछ स्टडी मटेरियल है, वहाँ से आप इसका लाभ उठाकर अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो आप जाइए प्ले स्टोर से, वहाँ से हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए। और एक बात बता दूं कि जो क्विज टेलीग्राम पे होता था एकदम से निःशुल्क था, वो इसे अब ऐप पर ट्रांसफर कर दिया गया, एकदम से निःशुल्क है सभी के लिए। आप वहाँ पर जाकर इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपनी तैयारी का आकलन कर पाएंगे और साथ ही साथ आप वहाँ से बहुत सारी चीज़ों को सीख पाएंगे। तो अगर आपने अभी तक इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से ऐप को डाउनलोड कर लें। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा छठा प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में किस देश को उष्णकटिबंधीय तूफान कोम्पासू ने प्रभावित किया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फिलीपींस। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये उष्णकटिबंधीय तूफान कोम्पासू जो भी आया है ये फिलीपींस में है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि हाल ही में आए उष्णकटिबंधीय तूफान कोम्पासू ने फिलीपींस और आसपास के क्षेत्र को प्रभावित किया है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और एक बात यहाँ पर आपको बता दूं कि जो चक्रवाती तूफान है यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर दो प्रश्न ऐसे बने हैं जो कि हालांकि मैं आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन एक बार पुनः यहाँ पर रिविजन के तौर पर आपको बता रहा हूँ, इसे ध्यानपूर्वक आप लोग समझिएगा। ठीक है, तो इस वर्ष भारत में दो चक्रवाती तूफान आया है, जिसमें कि यास और ताउते ये दोनों प्रमुख हैं। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। ऐसे तो तूफान बहुत सारे आए हैं, लेकिन ये दोनों तूफान बहुत ज्यादा चर्चे में था और यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे। और यहाँ पे अगर हम इसके तहत यास तूफान की बात करें तो इस वाले पॉइंट पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यास तूफान का नाम ओमान ने रखा था, जिसका अर्थ होता है निराशा। ये कंप्लीट जानकारी मैंने आपको पहले भी दिया था। और साथ ही साथ अगर हम ताउते तूफान की बात करें तो ताउते तूफान को यह नाम जो दिया था ये म्यांमार के द्वारा दिया गया था, जिसका अर्थ होता है तेज आवाज करने वाले छिपकली। तो दोनों को यहाँ से आपको याद रखना है कि यास तूफान का नामकरण किया गया था ओमान के द्वारा, जिसका अर्थ होता है निराशा। और जबकि अगर हम बात करें ताउते तूफान की तो ताउते तूफान का जो नामकरण किया गया था ये म्यांमार के द्वारा किया गया था और जिसका अर्थ होता है तेज आवाज करने वाले छिपकली।
अब यहाँ पे अगर हम बात करें फिलीपींस की, तो फिलीपींस की राजधानी मनीला है तथा यहाँ की जो करेंसी ये है पेसो। ये मनीला और तथा दोनों मिल गया, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, मनीला अलग है और फिलीपींस की राजधानी ही मनीला है। और यहाँ पे अगर हम मनीला की बात कर रहे हैं तो मनीला में जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है। आप यहाँ पर इस वाले पॉइंट में देख सकते हैं कि मनीला में एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है। और यहाँ पर आपको एक बात और भी ध्यान रखना है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो अध्यक्ष है ये मत्स्यकाकू अस्कावा है। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम उपाध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में इसके जो उपाध्यक्ष हैं ये भारतीय मूल के अशोक लवासा इसके उपाध्यक्ष है। तो ये प्रश्न है कि पहला पर्यावरणीय अर्थशॉर्ट पुरस्कार जिसे कि प्रिंस विलियम द्वारा शुरू किया गया है, इससे किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विद्युत मोहन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। विद्युत मोहन एक उद्यमी है, भारतीय उद्यमी है और इन्हें इस पुरस्कार से भी हाल ही में सम्मानित किया गया है। आइए अब यहाँ पर आपको बता दूं इस प्रश्न के बारे में डिटेल जानकारी को। तो दिल्ली के एक उद्यमी विद्युत मोहन को फसल अवशेषों की बिक्री योग्य जैव उत्पादों में बदलने की परियोजना के लिए लंदन में एक समारोह में सम्मानित किया गया है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखिए, सम्मानित क्यों किया गया है। आपको यहाँ मैं पुनः बता दूं कि दिल्ली की ये उद्यमी है विद्युत मोहन और इनको फसलों के अवशेषों को बिक्री योग्य जैव उत्पाद में बदलने की परियोजना के लिए ही ये सम्मान से सम्मानित किया गया, जो कि लंदन में एक अवार्ड समारोह में इन्हें सम्मानित किया गया। और आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है उन्हें प्रिंस विलियम द्वारा शुरू किए गए पहले पर्यावरणीय अर्थशॉर्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और एक पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप याद रखिएगा, इस पुरस्कार को इको ऑस्कर भी कहा जाता है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि इको ऑस्कर पुरस्कार किस पुरस्कार को कहा जाता है। तो पर्यावरणीय अर्थशॉर्ट पुरस्कार को इको पुरस्कार करके भी संबोधित किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए अगला पॉइंट मैंने लिखा कि वर्ष 2020 में विद्युत मोहन को यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम यानी कि यूएनईपी द्वारा यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ भी चुना गया था। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे चैंपियन ऑफ अर्थ की चर्चा हुई है तो आपको ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2018 में चैंपियन ऑफ द अर्थ चुना गया था। ये तमाम जानकारी यहाँ से आपको चीज़ों को चेन बना के याद रखना है, तभी आप एग्जाम में बेहतर तरीके से इसे प्रेजेंट कर पाएंगे, तभी आप एग्जाम में बेहतर करके अच्छा स्कोर मतलब प्राप्त कर पाएंगे। ये तमाम चीज़ों का आप लोग नोट डाउन अपनी कॉपी में जरूर कीजिए। अगर आप इसे नोट नहीं करना चाहते, आपके पास समय का अभाव है, तो बीपीएससी मेकर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और वहां से मेंबरशिप लेने के बाद ये सारे पीडीएफ को आप वहां से प्राप्त कर पाएंगे। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा 8वां प्रश्न। यह प्रश्न एक हाल ही में जारी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत का क्या स्थान है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 79वां स्थान भारत का है ये रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में। अब ये क्या है, ये कब जारी हुआ है, इसमें भारत की रैंकिंग ये इस वर्ष 79 है और पिछले वर्ष कैसी थी, ये तमाम चीज़ों को यहाँ पर हम लोग एकदम से विस्तार पूर्वक देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 विभिन्न देशों के बीच कानून के शासन को आंकने हेतु जारी किया गया एक इंडेक्स है, जो कि ये प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसमें कि 0 तथा 1 के बीच विभिन्न देशों को अंक प्रदान किए गए हैं और जिसमें अगर हम बात करें जिसमें अंक 1 कानून के सबसे मजबूत पालन को दर्शाता है। और यहाँ पर आप ये ध्यान रखिए इस जो सूची जारी किया गया इस सूची में, तो यहाँ पर 139 देशों की इस सूची में पहले पायदान पर डेनमार्क, दूसरे स्थान पर नॉर्वे, तीसरे स्थान पर फिनलैंड, चौथे स्थान पर स्वीडन तथा 5वें स्थान पर जर्मनी है। और वहीं अगर हम भारत की रैंकिंग की बात करें तो भारत इस सूची में 0.50 अंकों के साथ 19वां स्थान प्राप्त किया है। जबकि अगर हम बात करें पिछले वर्ष भारत की रैंकिंग क्या थी, तो पिछले वर्ष भारत का जो इसमें रैंकिंग था ये 69वां था। ये भी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। और अगर हम भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान 0.39 अंकों के साथ में इसमें 130वें स्थान पर है, यानी कि 139 देशों की सूची में कानून को पालन करने के मामले में ये 130वें स्थान पर है। और वहीं पे अगर हम भारत के अन्य पड़ोसी देशों की बात करें तो नेपाल 0.52 अंक के साथ में 70वें स्थान पर, और वहीं पे 0.50 अंक के साथ श्रीलंका 76वें स्थान पर, 0.40 अंक के साथ में बांग्लादेश 124वें पायदान पर, और साथ ही साथ 0.47 अंकों के साथ चीन 98वें पायदान पर है। अब यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली में सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत मोदी वैन एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इसे अभी हाल ही में हरी झंडी दिखाया गया। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में कंप्लीट जानकारी दे दूं कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरकार के प्रमुख के रूप में, यानी कि मुख्यमंत्री और साथ ही साथ प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के 20 साल पूरे होने के अवसर पर भाजपा के सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत मोदी वैन को हरी झंडी दिखाई है। ये आपको ध्यान रखना कि जो मतलब सरकार के रूप में मुख्यमंत्री या फिर कह सकते हैं प्रधानमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री मोदी ने अभी 20 वर्ष अपने कार्यकाल का पूरा किया, और इसी अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इस मोदी वैन को हरी झंडी दिखाया गया है। और फिर यहाँ पे हमारा इसी में अगला पॉइंट है, यह मोदी वैन कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य केंद्रों के साथ सहायता केंद्रों के रूप में काम करेगी, और साथ ही साथ उसका जो संचालन होगा ये कौशाम्बी विकास परिषद के द्वारा किया जाएगा। तो इसका क्या उद्देश्य, ये क्या कार्य करेगा, तमाम चीज़ें यहाँ से आप इस वाले पॉइंट्स याद रख सकते हैं कि कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य केंद्रों में ये सहायता प्रदान करेगा ये मोदी वैन। तो यहाँ से आपको ये याद रखना। और यहाँ पे मैंने एक और पॉइंट को ऐड किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वर्ष 2018 में चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये कंप्लीट जानकारी यहाँ से आपको याद रखना, और भी कई सारे फैक्ट
मैंने आपको प्रधानमंत्री मोदी से बताया है, तमाम चीज़ों को यहाँ से आप लोग याद रखिए। यहाँ पर भी तमाम चीज़ों को आप देख सकते हैं, आप चाहें तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये तमाम चीज़ों को आप याद रखें तो यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे, तो आप यहाँ से इसको सॉल्व कर पाएंगे एकदम से सही से। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा 10वां प्रश्न। ये प्रश्न एक हाल ही में जारी वैश्विक खाद्य सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 71वें स्थान में है। 2021 में ये जो सूची जारी की गई, इस सूची के अनुसार भारत 71वें स्थान पर है। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि हाल ही में जारी वैश्विक खाद्य सूचकांक 2021 में 113 देशों की सूची में भारत ने 71वां स्थान प्राप्त किया है। ये आपको ध्यान रखना, 113 देशों की सूची में भारत को 71वां स्थान प्राप्त हुआ है। और इससे पहले जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 में भारत को 110वां स्थान प्राप्त हुआ था। ये वाला पॉइंट भी यहाँ से याद रखिए। भुखमरी सूचकांक कुछ दिन पहले ही जारी हुआ था, जिसमें कि भारत को 101वां स्थान प्राप्त हुआ था। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिए, 101वां स्थान प्राप्त हुआ था। और यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पर वैश्विक खाद्य सूचकांक की, तो इस वाले पॉइंट में देख सकते हैं इस सूचकांक को प्रति वर्ष प्रकाशित किया जाता है और साथ ही साथ इस वर्ष 2021 में जारी यह वैश्विक खाद्य सूचकांक का 10वां संस्करण था। ये ध्यान रखना, ये इस वर्ष का 10वां संस्करण था। और इसमें अगर हम इस सूचकांक में भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो इस सूचकांक में पाकिस्तान को 75वें स्थान पर, श्रीलंका को 77वें स्थान पर, नेपाल को 79वें स्थान पर और बांग्लादेश को 84वें स्थान पर रखा गया है। और इस सूचकांक में आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड आदि देश शीर्ष स्थान पर है। ये तमाम चीज़ों की जानकारी यहाँ से आप लोग याद रखिए और सभी को आप लोग नोट कीजिए। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि बर्लिन फिल्म महोत्सव 2022 के अध्यक्ष के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एम नाइट श्यामलन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 के अध्यक्ष के तौर पर भारतवंशी अमेरिकी फिल्मकार एम नाइट श्यामलन को चुना गया है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और यहाँ पे अगले पॉइंट में लिखा गया बर्लिन फिल्म महोत्सव के 72वें संस्करण का आयोजन 10 से लेकर के 20 फरवरी 2022 को होगा। यानी कि यहाँ से आपको ये ध्यान रखना, ये इसका 72वां संस्करण होगा, जो कि 10 फरवरी से लेकर के 20 फरवरी 2022 तक इसका आयोजन होगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें एम नाइट श्यामलन की, तो इनकी कुछ प्रमुख फिल्में हैं, जो कि मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि श्यामलन हॉलीवुड में एक प्रसिद्ध नाम है और इन्होंने द सिक्स्थ सेंस, अनब्रेकेबल, द विलेज, साइंस, स्पिरिट और ओल्ड जैसी फिल्मों का निर्माण किया है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पे अगर हम अन्य तथ्य की बात करें तो अन्य तथ्य में मार्च 2021 में 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा नई दिल्ली में की गई थी, जिसमें कि सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म छिछोरे को चुना गया था। इसके अतिरिक्त मोस्ट फिल्म फ्रेंडली राज्य सिक्किम को माना गया था। ये जहाँ से याद रखिए, जो सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म जो चुना गया था, यहाँ पर आपको ध्यान रखना, ये 67वें फिल्म राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में ये चुना गया था छिछोरे को, जो कि सुशांत सिंह राजपूत इसमें लीड रोल में थे। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना कि सिक्किम राज्य को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली राज्य माना गया था। और इसके अतिरिक्त एक और पॉइंट है कि साथ ही सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ पुस्तक संजय सूरी द्वारा और गांधीयन अफेयर, इंडियाज क्यूरियस पोर्ट्रेल ऑफ लव इन सिनेमा को चुना गया है। तो तमाम जानकारी यहाँ से याद रखिए। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा 12वां प्रश्न। ये प्रश्न हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में चाय और कॉफी की खेती को बढ़ावा देने के लिए एक बोर्ड गठित करने का निर्णय लिया है। तो निर्णय अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल के द्वारा लिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने राज्य में चाय और कॉफी की खेती को बढ़ावा देने के लिए एक बोर्ड गठित करने का निर्णय लिया है। और यहाँ पे अगर हम बात करें अन्य तत्व में, तो छत्तीसगढ़ के जो राज्यपाल वर्तमान में ये अनुसुईया उइके हैं और जो मुख्यमंत्री हैं, आपको यहाँ पे मैंने बताया भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। और साथ ही साथ यहाँ पर मैंने एक और पॉइंट को ऐड किया है कि मनरेगा के तहत सबसे अधिक रोजगार देने वाला राज्य छत्तीसगढ़ है। और साथ ही साथ कल मैंने आपको एक प्रश्न बताया था कि IANS सी वोटर के सर्वे में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले मुख्यमंत्री बने हैं। ये तमाम जानकारी यहाँ से आपको याद रखना है। कल ही मैंने ये पॉइंट आपको बताया था। सभी चीज़ों का आप अगर चेन बना के याद रखेंगे, अपनी कॉपी में नोट करेंगे, बार बार इसे रिविजन करते रहेंगे, तो आप एग्जाम में बेहतर स्कोर कर पाएंगे। ये आपको यहाँ से याद रखना है। और यहाँ पर एक बात ये ध्यान रखें, जिन लोगों के पास समय का अभाव है, नोट नहीं करना चाहते, तो हमारे BPSC मेकर ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से आप डेली, मंथली और साथ ही साथ यहाँ पर जो भी हमारे स्टडी मटेरियल है, तमाम चीज़ें वहाँ से आप प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि ऐप पर आपको क्या क्या मिलेगा। तो 67वें BPSC और CDPO एग्जाम जो कि आगामी आयोजित होने वाली है, तो इसके लिए आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलेगा और साथ ही साथ इस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का आपको PDF भी उपलब्ध कराया जाएगा। और इसके अतिरिक्त डेली और मंथली करंट अफेयर्स मिलेगा पूरे के पूरे 1 वर्ष का। और साथ ही साथ यहाँ पे बिहार जी के BPSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि ऑल सेट होगा और तमाम चीज़ें और भी है, बहुत सारी चीज़ें, वो यहाँ पर आपको इस मतलब कि ऐप पर आपको BPSC मेकर ऐप पर मिलेगा। तो जल्दी से जाइए, ऐप को डाउनलोड कीजिए और इसका मेंबरशिप लेकर यहाँ से आप सारी चीज़ों को एक्सेस कर पाएंगे। और यहाँ पर आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में इंडिया स्किल 2021 का आयोजन किया जाएगा। कंप्लीट जानकारी यहाँ से मैंने आपको दिया था। आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आप चाहें तो यहाँ पर इस बारे में डिटेल में भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।